Hello everyone. Our today's topic is central force and its properties. Dear students, ये जो टॉपिक है हमारा ये क्लासिकल मैकेनिक्स का वन ऑफ द रिचेस्ट एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंसेप्ट है और साथ में ये इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। भले ही ये बहुत पुराना टॉपिक है परंतु इसका जो रिलेवेंस है आज का जो हमारा मॉडर्न फिजिक्स है उसमें आज भी इसका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। प्यारे बच्चों, सबसे पुराने हमारे जो लॉ हम मानते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स में और जो करेक्ट जो लॉ हैं जैसे हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन गिवन बाय द ग्रेट न्यूटन, ये दोनों जो फोर्सेस हैं ये सेंट्रल फोर्सेस हैं। बाद में जो लॉ आए जैसे हमारा कूलॉम्स लॉ आया यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज़ आल्सो इनवर्स स्क्वायर फोर्स। फिर वंडरवाल फोर्सेस हुए जो कि एक न्यूट्रल एटम और गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में होते हैं। युकावा फोर्स हो गया जो न्यूक्लियस के अंदर होता है, न्यूक्लियस में। ये सारे के सारे फोर्सेस सेंट्रल फोर्सेस हैं। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये सेंट्रल फोर्स जो है वो हमेशा रेडियली डायरेक्टेड होगा। रेडियली डायरेक्टेड मीन्स दिस फोर्स विल ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे फ्रॉम ए पॉइंट। सपोज आई हैव ए फिक्स पॉइंट, तो सेंट्रल फोर्स की एक खास बात है कि वो या तो इसकी तरफ एक्ट करेगा या इससे दूर की तरफ एक्ट करेगा, एक पॉइंट की तरफ। इसलिए हम इसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं कि सारा का सारा फोर्स जो है एक ही पॉइंट से हम कह सकते हैं शुरू हो रहा है, एक पॉइंट पे जाके मर्ज हो रहा है, इसलिए हम इसको सेंट्रल फोर्स कहते हैं। दूसरी जो इसकी पहचान है, क्योंकि ये केवल ये कह देना सफिशिएंट नहीं है कि ये सेंट्रल फोर्स होगा, तो इसकी सेकंड जो एक प्रकार से हम कंडीशन मानते हैं सेंट्रल फोर्स की वो ये है कि दिस फोर्स मस्ट बी ए फंक्शन ऑफ स्केलर डिस्टेंस फ्रॉम दैट फिक्स्ड पॉइंट। सपोज दिस इज आवर पॉइंट जिसकी तरफ हमारा सारा का सारा फोर्स जो है डायरेक्ट हो रहा है, तो अब हमारे पास जो फोर्स होगा दैट विल बी फंक्शन ऑफ ओनली द डिस्टेंस। यहां पर आर स्केलर क्वांटिटी है एंड रेज टू पावर एन। नाउ दिस एन वेरीज फ्रॉम लॉ टू लॉ। जैसे अगर हम बात करें हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी की तो उसमें एन की पावर 1 होती है। अगर हम बात करें न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की तो इसमें n की पावर -2 होती है। बट f इज फंक्शन ऑफ ओनली द स्केलर डिस्टेंस, और किसी भी वेरिएबल का ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये जो दो कंडीशंस हैं हमारी, ये हैं सेंट्रल फोर्स की कंडीशंस। नाउ डियर स्टूडेंट, जो हमने ये स्टेटमेंट आपको बताया है इसी को हम इक्विवेलेंटली ऐसे भी कह सकते हैं कि जो हमारा स्केलर पोटेंशियल होगा इस फोर्स के लिए वो एक फंक्शन है स्केलर डिस्टेंस का। चाहे आप ये बात कह दीजिए चाहे आप ये बात कह दीजिए, इसमें एक ही बात है। चाहे आप कह दीजिए कि द पोटेंशियल एनर्जी इज ए फंक्शन ऑफ आर और द फोर्स इज ए फंक्शन ऑफ आर, आपकी आर रेज टू पावर एन। नाउ डियर स्टूडेंट, जो आर है ये कहाँ से लिया गया? एक फिक्स पॉइंट से लिया गया जिसको हम कह रहे हैं द सोर्स ऑफ द फील्ड और सोर्स ऑफ द फोर्स फील्ड, ऐसा भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी फोर्स होगा सेंट्रल फोर्स में वो उसके साथ एक फील्ड एसोसिएट होगा। तो आप उसके फील्ड का भी ओरिजिन या सेंटर कह सकते हैं, आप उस फोर्स का भी ओरिजिन या सेंटर कह सकते हैं। एंड डियर स्टूडेंट, अब जैसे टॉपिक से आपको पता लग रहा है कि हम इसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, तो एक बात हमें पहले से यहाँ पे क्लियर कर लेनी चाहिए कि जो सेंट्रल फोर्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, अब जैसे आपने भी ये कहीं ना कहीं टॉपिक पढ़ाई होगा, तो जैसे हम कहते हैं कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स, आप बोल देते हैं कि दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स। तो यहाँ एक पॉइंट है जिसको हमें क्लियर रखना चाहिए कि जो प्रॉपर्टी आपने पढ़ी है, जो प्रॉपर्टी अब मैं बताने वाला हूँ, दीज आर प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स, नॉट सेंट्रल फोर्स। केवल सेंट्रल फोर्स कहना गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी सेंट्रल फोर्स की नहीं है, ये कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी है। जैसे आप ये कह लीजिए कि हम जनरली जिन फोर्सेस के
कांटेक्ट में आते हैं, या जनरली हम जिन फोर्सेस को हम पढ़ते हैं यूजी और पीजी में, वो नेचुरली या बाई सम से सिलेक्शन वो हम कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स पढ़ते हैं, दूसरा पढ़ते नहीं। इसलिए हम इन प्रॉपर्टीज को क्या मान लेते हैं कि ये तो सेंट्रल फोर्स की ही प्रॉपर्टी है, जबकि ये कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी है। सो व्हाट डू वी एक्चुअली मीन बाय ए कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स? तो जैसे मैंने कहा हुक्स लॉ, हम इसी का एग्जांपल ले लेते हैं। तो हुक्स लॉ ऑफ इलास्टिसिटी काफ़ी पुराना लॉ है, एंड हुक वाज ए वेरी ग्रेट फिजिसिस्ट एज वेल एज ए मैथमेटिशियन। मतलब उनका मैथमेटिक्स बड़ा ब्रिलियंट था, और साथ में हम कहेंगे कि लॉजिक वास्तव में एक्सीलेंट था। और ये बात मैं आपसे मन कर रहा है मेरा शेयर करने का। देखिए कि ये जो लॉजिक है, ये साइंटिस्ट जो होते हैं हमारे, चाहे वो बोटनिस्ट हैं, जूलॉजिस्ट है, फिजिसिस्ट है, केमिस्ट, कोई भी है, केमिस्ट्री या केमिकल साइंटिस्ट है, उन सब में लॉजिक डेवलप कहाँ से होता है? तो वो जो लॉजिक डेवलप होता है, आप कुछ लोग कहते हैं कि वो जन्म से होता है, मे बी, परंतु हमारा ऐसा व्यक्तिगत मत है कि वो डेवलप हो सकता है। वो होता है हमारा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को ऑब्जर्व करें। जैसे अब सिंपल सी बात है, हम इस टॉपिक की ही बात करते हैं, तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा कि हम ये क्यों मैं भी ये गलती करता आ रहा था। मैं भी सोचता था कि दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्स, बट दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स। मुझे भी बाद में पता लगा। तो वो जो हम ऑब्जर्वेशन का जो हमारा स्किल है टू ऑब्जर्व एनीथिंग, और पढ़ाई में तो बहुत ज़रूरी है, वो तब डेवलप होता है जब हम ज़्यादा किसी चीज़ पर काम करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक गाड़ी खरीदनी है या शूज़ खरीदने हैं, तो आप कन्फ्यूजन में हैं कि कैसे शूज़ खरीदें। तो आप नोटिस करना, आपके कॉलेज में, आपके यूनिवर्सिटी में, आप जब बच्चे या बस में आप जाते समय आप लोगों के शूज़ को ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं कि यार कैसा शूज़ लेना चाहिए, वो सबके शूज़ देखने लग जाएंगे। या मान लीजिए हमारे साथ कब हुआ, जब हमने ये सोचा भाई गाड़ी लेनी है, दिमाग में बात आई कि ये गाड़ी लेनी है, तो अब हमने ऑब्जर्व करना शुरू किया, यार ये गाड़ी ऐसी दिखती है, ये गाड़ी ऐसी दिखती है। फिर हमें एक पर्टिकुलर तरह की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा दिखने लगी, जबकि वो दिखती तो रोज़ थी, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते थे। अगर हमें ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ानी है तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, पूरे 24 घंटे में हमें ज़्यादातर समय अपना पढ़ाई में लगाना पड़ेगा, तब हम हमारी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ा सकते हैं। और उसका एक मैं आपको तरीका बताता हूँ, बड़ा सिंपल सा। सोचते आप सारे हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, और कोई भी हो जो कमज़ोर विद्यार्थी है वो भी चाहता है कि मैं पढूं, परंतु पढ़ने का मन नहीं होता। तो अगर पढ़ने का मन करना है तो उसका तरीका मेरे पास है। देखिए प्यारे बच्चों, हमारे घर में, देखो आपके घर में, हमारे घर में एक ड्राइंग रूम होता है, एक किचन होता है, एक बेडरूम होता है, और मंदिर की भी जगह होती है। परंतु हमारे घर में लाइब्रेरी नहीं होती। इसलिए कई बच्चे क्या करते हैं, पढ़ने के लिए वो लाइब्रेरी जाते हैं, क्योंकि वह जब वो लाइब्रेरी के अंदर जाएंगे तो उसके अंदर वैसे विचार आएंगे। आप जब घर में ही लाइब्रेरी होगी तो उस रूम में जाते ही आपके अंदर वैसे ही विचार आएंगे। मान लीजिए आप कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से घर गए, वहाँ जाके देखते हैं कि बेड बिल्कुल आपने अच्छे से बिछा रखा है, उस पर तकिया एकदम तरीके से लगा हुआ, आपका मन क्या करेगा? आपका मन करेगा जाते ही उसके ऊपर लेट जाए। सोफ़ा है, उसको देखते ही क्या मन करेगा? रिलैक्स की पोजीशन में आ जाए। ठीक है, ऐसे आप मंदिर में जाएंगे तो आपके थॉट्स मंदिर जैसे हो जाएंगे, किचन में जाएंगे तो आपके थॉट्स किचन जैसे हो जाएंगे। इसी प्रकार जब आप लाइब्रेरी में जाएंगे तो आपके थॉट्स पढ़ने के हो जाएंगे। तो घर के अंदर एक छोटा सा कमरा, और कमरा नहीं है तो एक कोना ऐसा ज़रूर होना चाहिए, जहां आप जाएं तो कमरा और वो कोना आपको ये कहे कि आओ पढ़ो। जैसे बेड कहता है कि आओ सो, ऐसे ही वो कोना होना चाहिए जो आपको कहे आओ पढ़ो। ये आपके पास अगर होगा तो आपका मन जरूर पढ़ने का करेगा। तो जो ये आपकी शिकायतें रहती है कि मन नहीं करता, मन इसीलिए नहीं करता क्योंकि किताबें हमें घर में दिखती ही नहीं है। बैग में होती है, बैग उठा के कॉर्नर में डाल दिया। अब किताबें दिखेंगी नहीं तो आपको बुलाएगी कैसे? तो ऐसे आपका एक रैक होना चाहिए। और अगर पेरेंट्स भी अगर इसको देख रहे हैं, बच्चे भी इसको देख रहे हैं, तो अपने महीने का बजट का एक हिस्सा किताबों पर ज़रूर लगाइए।
कि मैंने 500 रुपये की किताब 1 महीने में खरीदनी है, 300 रुपये की किताब 1 महीने में खरीदनी है, फिर आपको कुछ जीवन में करने की जरूरत नहीं है, स्वयं रास्ता आपका बनता चला जाएगा। अगर आपके पास 5 जोड़ी जूते हैं, अगर आपके पास 5 जोड़ी पैंट हैं, अगर आपके पास 5 जोड़ी शर्ट हैं, तो आपके पास 5 जोड़ी पेन भी होना चाहिए, आपके पास 5 जोड़ी बुक्स भी होनी चाहिए। जैसे ही सर्दी आती है आप नए जूते खरीदते हैं। तो ऐसी हमें एक आदत बनानी चाहिए कि हमें हर महीने कम से कम एक बुक तो खरीदनी है, और आपका जो रैक है या अलमीरा है वो ऐसी होनी चाहिए, वो आपको बुक दिखनी चाहिए। आप ऐसी जगह बुक मत रखिए कि आपने रखा उसको बंद कर दिया, आपको दिख नहीं रही है, बुक आपको दिखनी चाहिए। फिर आपके अंदर भी पढ़ने का मन करेगा, और जितना पढ़ेंगे उतना आपका भी ऑब्जर्वेशन स्किल बढ़ेगा। तो हम बात करें तो ऑब्जर्वेशन की, तो हुक्स लॉ जो था हमारा, आपने पढ़ा है कि F प्रोपोर्शनल X, और इसका अगर हम डायरेक्ट फॉर्म लिखे F इजगल टू माइनस KX इन वेक्टर फॉर्म। सो के आप जानते हैं कि दिस K इज फोर्स कांस्टेंट, जिसको हम कई बार स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं। तो ये फोर्स कांस्टेंट है। अब प्यारे बच्चों, अगर ये कांस्टेंट है तो ये जो फोर्स है हमारा, ये एक कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स है। परंतु मान लीजिए कि जिस रूम में आप ये जो लॉ को वेरीफाई कर रहे हैं या ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम में होता है, मान लीजिए आप एक रूम में इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और रूम का जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूअसली बहुत रैपिडली इंक्रीज हो रहा है। इन दैट केस दिस के विल चेंज। सो एज द टाइम passes, the temperature will increase, and if temperature will increase, this K will change, and this K is no longer a constant quantity, and in that case we will say F is a central force, but F is not a conservative central force. So this is a I think it is a kind of difference between a central force and a conservative central force. Although conservative central force is part of central force, so we are studying the properties of this कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स। सो इफ, ये मैंने लाइन लिखा है यहाँ पे, इफ एफ आर डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम एक्सप्लिसिटली, इट इज कॉल्ड कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स। यानी कि आपका जो फोर्स लॉ है उसमें जो फोर्स है उसके ऊपर टाइम का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, या दूसरे शब्दों में कहें कि टाइम जो है वो जो होमोजीनिटी ऑफ टाइम, ये एफ जो है हमारा, इट मस्ट ओबे दैट होमोजीनिटी ऑफ टाइम। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि अगर होमोजेनिटी ऑफ टाइम वो ओबे कर रहा है, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है कि फिर जो टोटल एनर्जी है उस सिस्टम की, उस पार्टिकल की जो गवर्न किया जा रहा है सेंट्रल फोर्स के द्वारा, उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, एंड दैट विल बी ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, और वी कैन से द टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड। दूसरा आपने देखा कि एफ में सिर्फ रेडियल डिपेंडेंस है, यानी वो सिर्फ आर पे डिपेंड कर रहा है, एंगुलर डिपेंडेंस नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक, सपोज जगह नहीं है, यहाँ है, ये मैंने एक पॉइंट लिया, इससे आप 10 सेंटीमीटर इधर आए, 10 सेंटीमीटर इधर आए, 10 सेंटीमीटर इधर आए, 10 सेंटीमीटर इधर आए, 4 मैंने लाइनें खींची, तो ये जो 4 पॉइंट लिए मैंने, इसे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे लिए, इन चारों पर जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है वो सेम होगा। यानी कि अगर मैं इस लाइन को एक मैं रेफरेंस लाइन लेता हूं, मैं इसके 90 डिग्री पर इधर गया 10 सेंटीमीटर, again the magnitude of force same means there is no any angular dependence. If the angle is 180, again the answer is same. If 270, we get the same magnitude of force, and 360 the same magnitude of force. And not only the multiple of 90, any angle, at any angle, and note the angle in this plane. If we take 10 centimeter a point at a 10 centimeter distance from this perpendicular to the plane of board, again we will get the same magnitude of force. So there is no any angular dependency in F, and if no any angular dependency means the isotropy of space is conserved, and if isotropy of space is conserved, you know from one of our previous lecture that the angular momentum is going to be conserved. जैसे आपने देखा है कि प्लेनेट सन सिस्टम में जो एंगुलर मोमेंटम होता है प्लेनेट का अराउंड द सन, दैट इज कांस्टेंट, and to keep that angular momentum constant, sometimes the planet has to increase its velocity and sometimes it has to decrease its velocity. आप ये मत सोचिए कि जो हमारी अर्थ है या कोई भी प्लेनेट है सन के चारों ओर ऐसे घूम रहा है, ऐसे नहीं घूम रहा, वो तेज भी होता है और धीरे भी होता है।
क्योंकि सन तो यहाँ है एक फोकस पे। अब मान लीजिए मैंने सैटर्न ले लिया, सैटर्न यहाँ है, सैटर्न इसके चारों ओर ऐसे नहीं घूम रहा, सैटर्न एक इलिप्टिकल पाथ में ऐसे, तो ये सन है, ये सैटर्न है। तो जैसे जैसे सैटर्न इसके पास आएगा उसकी स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे दूर जाएगा इसकी स्पीड घटेगी। इट्स लाइक दिस, इस प्रकार से वो घूम रहा है। सो जस्ट टू कीप द एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट, इट इज इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी as it is approaching towards sun, it's increasing its velocity, and it is moving away from the sun, its velocity decreases. So this is the property of conservative central force, and this आप जनरली इस प्रॉपर्टी को हम अलग पढ़ते हैं, बट ये इसी का एक पार्ट है कि अगर L यानी एंगुलर मोमेंटम अगर कंजर्व हुआ तो नेचुरल सी बात है कि वो जो मोशन होगा सेंट्रल फोर्स के अंडर, दैट विल बी इन ए प्लेन। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैंने क्वेश्चन देखा है कि कंजर्वेटिव सेंट्रल फोर्स के अंडर जो पार्टिकल मूव करता है वो कैसा होगा, तो इट विल बी ए प्लेनर, एक फिक्स प्लेन होगा उसमें वो मूव करेगा। इसका कारण क्या है? इसका कारण जैसे यहां हमने बताया कि L इज कंजर्व्ड, सो L इज इक्वल टू R क्रॉस P, और इसको थोड़ा सा ठीक लिखते हैं हम, L इज इक्वल टू R क्रॉस MV। सो फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट, L must be perpendicular to the plane containing R and V, and L has to be conserved. L को कांस्टेंट होना पड़ेगा। एक मिनट, ये जैसे मान लीजिए ये हमारा एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन है, इट हैज टू बी कांस्टेंट, मींस इसका डायरेक्शन ऐसे नहीं हो सकता, ये ऐसे रहेगा। अगर ये ऐसे रहेगा तो R और P आपका एक प्लेन में रहेगा, ऐसे रहेगा, क्योंकि इट इज परपेंडिकुलर टू R एंड P। सो आपका जो भी पार्टिकल है, चाहे वो प्लेनेट है चाहे वो इलेक्ट्रॉन है विच इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस, वो इसी प्लेन में रहेगा। सो द मोशन विल बी प्लेनर। एंड डियर स्टूडेंट, वंस वी नो दिस ऑर्बिट, okay, once we know this orbit and we have to find out the other variables, so we have first we need two variables to describe its motion, one is r and another is theta, क्योंकि एक तो हमने फिक्स कर दिया, ये तो फिक्स हो गया by this angular momentum। तो सिर्फ हमें जो पैरामीट्रिक वेरिएबल्स हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन ऑफ टाइम r and theta t to determine its trajectory completely, and by some mathematical calculations we can eliminate t from these two and we got r theta as a single equation, and this equation is known as the equation of the orbit. So we can predict the orbit, whether it will be a circular or parabolic or hyperbolic or elliptical, वो हम इस इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि इसका मोशन जो हो किस तरह का होगा। एंड डियर स्टूडेंट, इनिशियली अगर हम बात करें, इनिशियल कंडीशंस की बात करें, सो वी नीड 6 इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स टू कंप्लीटली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर द central force. And again I am emphasizing on the fact that this is the properties of conservative central force. Thanks for watching the video, प्यारे बच्चों।